2 माह पहले 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का तफसीली फैसला जारी किया। इस फैसले में न सिर्फ तहरीक लब्बैक बल्कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के एहतजाज समेत दीगर इदारों से मुताल्लिक अहम मुशाहिदे और हिदायत शामिल थी, तनकीद शामिल थी। इस फैसले के 2 माह बाद यानी कल से इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों से मुताल्लिक खबरें चल रही हैं। नजरसानी की अपीलों में वजारत दिफा ने अफवाज पाकिस्तान के मुताल्लिक अलग दरख्वास्त दायर की है और वजारत दिफा के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त आज दायर की गई है, जबकि कल इसी फैसले के खिलाफ IB की तरफ से भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। मगर एक और 18 सफ़हात पर मबनी नजरसानी की अपील है जो खबरों में है। इस नजरसानी की अपील में तहरीक इंसाफ मुद्दई है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अरशद दाद का नाम बतौर दरख्वास्त गुजार लिखा गया है। साथ ही इस नजरसानी अपील में जिस वकील का नाम लिखा है वो सीनियर वकील अली जफर हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नाम महमूद शेख दर्ज है। नजरसानी की दरख्वास्त पर महमूद शेख के दस्तखत भी मौजूद हैं। दरख्वास्त करने की तारीख 11 मार्च दर्ज है। इस नजरसानी अपील में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और जिन्होंने फैजाबाद धरने का फैसला लिखा है, उनके कंडक्ट पर सख्त सवालात उठाए गए हैं। साथ ही उनकी शख्सियत पर भी सवालात उठाए गए हैं, जिससे खलबली मच गई है। इतनी सख्त जबान एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के खिलाफ हुक्मरान जमात कैसे इस्तेमाल कर सकती है, सवाल उठ रहा है। साथ ही दरख्वास्त के मंजर आम पर आने के बाद एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया है, क्योंकि अब इस दरख्वास्त की ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले बात करते हैं उन वकील की जिनका नाम इस नजरसानी अपील पर दर्ज है और वो सीनियर वकील अली जफर हैं। अली जफर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस किस्म की कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। अलबत्ता वो फैजाबाद धरने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त ज़रूर तैयार कर रहे हैं, मगर अभी उसके ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जो 4 सफ़हात पर मबनी है। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है तो वो दरख्वास्त दायर कर देंगे, अगर नहीं तो वो दरख्वास्त भी दायर नहीं करेंगे। और जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसमें उन्होंने किसी जज के कंडक्ट के बारे में सवालात नहीं उठाए और इस वक्त जो चीज़ सामने आई है, डॉक्यूमेंट सामने आया है, उस पर उनके दस्तखत भी नहीं है। ये अली जफर का मौक़िफ़ है और तनाज़े का एक रुख है। कहानी का दूसरा रुख ये है कि जो दरख्वास्त मंजर आम पर आई है उस पर एक और नाम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद शेख का है, जिनका नाम दरख्वास्त दायर करना था, जिनका काम हमारे ज़राए के मुताबिक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड महमूद शेख ने यह दरख्वास्त दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था और हमारे ज़राए का दावा है कि आज इस दरख्वास्त को एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। साथ ही हमारे ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी भी दी गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि जो दरख्वास्त दायर हुई है इस पर जो एक मोहर भी लगी हुई है। साथ ही वकला की राय है कि इस मोहर का मतलब है कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की कोशिश की गई है और अगर मंजूरी के बाद ये दरख्वास्त दायर हुई है और ज़राए के दावे दुरुस्त हैं तो इसकी ओनरशिप क्यों नहीं ली जा रही, इससे पीछे क्यों हटा जा रहा है। तहरीक इंसाफ जो इस अपील में मुद्दई के तौर पर नजर आ रही है वो इस पूरे मामले पर खामोश है, मगर ये तनाज़ा जोर पकड़ता जा रहा है क्योंकि इस दरख्वास्त में जिसकी ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनसे मुतालिक सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, जबकि बाकी दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं जिनमें वजारत दिफा शेख रशीद शामिल हैं, उनकी नजरसानी की दरख्वास्त में जज के कंडक्ट पर सवालात नहीं उठाए गए हैं बल्कि कानूनी नकात पर बात की गई है और जिन नकात पर एतराज़ात हैं उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है। जबकि तहरीक इंसाफ की जो मुबैना नजरसानी की दरख्वास्त सामने आई है उसमें फैसला लिखने वाले जज के किरदार पर उंगलियां उठाई गई हैं और कहा गया है कि पूरे फैसले को ही कलअदम करार दिया जाए, ना कि सिर्फ उन पैराग्राफ्स को जो कि तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के फैसले की, जिसके हवाले से नजरसानी की दरख्वास्तें सामने आ रही हैं। फैजाबाद धरना केस की समाअत करने वाले बेंच के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम थे, मगर फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा था। 43 सफ़हात के इस फैसले में अदालत ने तहरीक लब्बैक के धरने के तमाम किरदारों पर बात की थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि 5 नवंबर को फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया गया। धरने की क़यादत ने डराया, धमकाया, गालियां दी, लोगों को उकसाया और नफरत का प्रचार किया। मीडिया ने बिना रोक टोक के उन्हें कवरेज दी। जिस शख्स को भी हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत थी वो इस धरने में शामिल हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि ISI की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद, एजाजुल हक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के उलमा विंग ने ऑडियो पैगामात रिलीज किए। गैर जिम्मेदार सियासतदानों की तरफ से तशद्दुद पर उकसाने वाली तकारीर की गई। कुछ टॉक शोज के मेजबानों ने शहरियों को उकसाया। मीडिया की जानिब से मिलने वाली पब्लिसिटी से तहरीक लब्बैक लाइमलाइट में आ गई और उसकी लीडरशिप मजीद जारियत और बदसलूकी पर उतर आई और वो ये तक कहने लगे कि जो तहरीक लब्बैक को ज्वाइन नहीं करेगा उन्हें खुदा की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। यह है फैसले का वो हिस्सा जिस पर शेख रशीद ने एतराज़ उठाया है। हालांकि अदालत ने बात शेख रशीद और दीगर के मुतालिक लिखी। इसके लिए अदालत ने ISI की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये बात कह रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 फरवरी के फैसले के पैराग्राफ 22 में 2014 में दिए गए धरने के हवाले से लिखा है
कि इंतखाबात में धांधली की शिकायत पर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना दिया था। तहरीक इंसाफ के दबाव पर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन कायम किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में मजमूई तौर पर इंतखाबात को दुरुस्त करार दिया था और तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज भी नहीं किया था। फैसले के मुताबिक अदालत ने 3 एहतजाजों और उससे निमटने के लिए रियासत के किरदार का जायजा लिया। 12 मई 2007 को कराची में चीफ जस्टिस की आमद के मौके पर एहतजाज किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद मारे गए। इसके 7 साल बाद यानी 2014 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने इंतखाबात में धांधली के मामले पर एहतजाज किया, जिसके 3 साल बाद तहरीक लब्बैक ने धरना दिया। तहरीक लब्बैक की लीडरशिप ने यह जरूर देखा होगा कि 12 मई को दिन दिहाड़े मासूम लोगों को कत्ल कर दिया गया, इस कत्ले आम के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। तहरीक लब्बैक ने यह भी देखा होगा कि तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने रेड जोन पर कई महीने तक अपना कैंप लगाया और उन्हें जुडिशल कमीशन बनवाने में कामयाबी हासिल हो गई, मगर इस कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने इलाके की सफाई और इसकी बहाली के लिए तलाफी तो दूर की बात है, तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो माफ़ी तक नहीं मांगी। तहरीक इंसाफ की मुफ्त की पब्लिसिटी तहरीक इंसाफ को मिलती रही। यह फैसले में तहरीक इंसाफ का जिक्र जो तहरीक इंसाफ के 2014 में दिए गए धरने के हवाले से किया गया। जैसे काजी फायद ईसा ने माजी के एहतजाजों की मिसाल देते हुए लिखा था कि अगर उन पुरतशद्दुद एहतजाज के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो तहरीक लब्बैक को इस तरह के एहतजाज की हिम्मत ना होती। बहरहाल अब नजरसानी की दरख्वास्त पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। मीडिया पर चलने वाली नजरसानी की दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने दायर की है, तो वो इसे ओन क्यों नहीं कर रही, इससे पीछे क्यों हट रही है? अगर नहीं की तो मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया जा रहा? दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का नाम तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अरशद दाद का है। हमने उनसे रब्ता करने की बहुत कोशिश की ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके, मगर उन्होंने हमारे पैगामात का कोई जवाब नहीं दिया, कॉल भी नहीं अटेंड की, मैसेजेस का भी नहीं जवाब दिया। सीनियर कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। रिजवी साहब, किसी रिव्यू पटिशन का ये स्कोप हो सकता है कि उसमें ये सवालात उठा दिए जाएं इस दरख्वास्त में जो उठा दिए गए हैं जज के हवाले से, जिसकी अब ओनरशिप कोई नहीं ले रहा? नहीं, मैं नहीं समझता कि रिव्यू का स्कोप तो बहुत लिमिटेड होता है और उसमें तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, बल्कि मैं कहूँगा दी ओनली क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो उनको अगर किसी जज के कंडक्ट को या उसकी और प्रोफेशनल एटीट्यूड को चैलेंज करना है तो फिर वो 184(3) की पिटीशन में जाए, वहां पे तो वो देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिव्यू का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। और तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से जब माजी की मिसालें दी गई 12 मई के हवाले से, फिर पैट का और पीटीआई का जो धरना था उसके हवाले से कि उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाती, रियासत ने जैसे निपटा तो इनकरेज हुआ, और पैट का इनका भी धरना हुआ तहरीक लब्बैक का। आप समझते हैं ये कोई जानिबदारी का इल्ज़ाम लग सकता है जज के कंडक्ट पर? अहलियत के हवाले से सवाल उठ सकता है इन बातों पर अगर उन्होंने ये बातें लिखी हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान में कुछ वाकयात और कुछ ऐसे रोनुमा हुए हैं कि अगर उनकी तहकीक हो जाती तो बहुत अच्छा था, जिसमें 12 मई है और फिर 12 मई के बाद दूसरे साल 9 अप्रैल को जो कराची बार के इर्द गिर्द हंगामे में 100 से ज्यादा वकीलों की गाड़ियां जली, दफातर जले, जिंदा वकीलों को जलाया गया। ये 9 अप्रैल का वाकया है। अभी कराची के वकला ने उस पर एहतजाज भी किया था। उसके बाद फिर मॉडल टाउन के वाकया, बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि अननोटिस और कोई ना ब्यूरोक्रेसी ने, ना पॉलिटिशियंस ने, ना जुडिशरी ने इस पे कभी तवज्जो दी है। ये तो बहुत ही तवज्जो तलब थे कि इसी से आने वाले वाकयात को रोका जा सकता था, इसी को एक ऐसा प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था कि आइंदा कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना ले सके। मैं तो उस हद तक जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ एग्री करूंगा। बहुत शुक्रिया।